नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि अपभ्रंश साहित्य भी अपने एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अक्सर ही पेपरों में इस साहित्य में से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज हम इनसे संबंधित प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। अपभ्रंश साहित्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। इनके द्वारा 3 ग्रंथ जो हैं रचित हैं। सबसे पहला है पयम चरियु, दूसरा है रेटनेमी चरियु और तीसरा है स्वयंभू छंद। अक्सर ही जो ये प्रश्न है इनके द्वारा 3 ग्रंथ जो हैं कौन कौन से हैं इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद है स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसको वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है अपभ्रंश भाषा का। तो जो उसका सही उत्तर है वो है स्वयंभू। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। हाँ जी, आगे है स्वयंभू के पयमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। त्रिभुवन द्वारा इसको जो पूर्ण रूप दिया गया था। उसके बाद है पयमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोई में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्प या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्प संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में। हाँ जी, पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, आगे है ण्यम कुमार चरियु जसहर चरियु। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुण अलंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपनी चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। इन्होंने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई अर्थात चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण है। शिव सिंह सेगर ने पुष्प कवि को बाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल, तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। धनपाल वाक्यपति मुंज के कवि सभा रतन थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्य कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है, जहाँ इसको प्रथम रास काव्य माना जाता है। उपदेश रसायन को रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मोत्तर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है।
स्वदेश रासक एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा को वर्णित किया गया है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुर दोहा की रचना की है। अभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। इनके द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं वो दो हैं। पहली है परमात्म प्रकाश और दूसरी है योगसार। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नामपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। हाँ जी, 2 वर्ग हैं, अपभ्रंश, दूसरा है देश भाषा की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। पहला है अपभ्रंश की रचनाएं, उसमें है विजयपाल रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है कीर्तिलता और चौथा है कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य की रचनाएं, इसमें है खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराय रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका। उसके बाद है परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली। आगे है आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राजदरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्द शासन था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। आगे है सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश दिया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। आगे हैं इनके द्वारा पुस्तकें कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। उन्होंने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक काव्य की रचना की। आगे है सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। उन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध नाम का एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संभवतः 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग जो है वो नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नाम एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, शार्ंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। इसको प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। राहुल सकृतियानंद ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इसमें अपभ्रंश साहित्य के बारे में जाना है। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अपभ्रंश साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मिल सके। अगर आपको आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और याद कर लें तो इसमें से जितने भी प्रश्न हैं वो इसमें सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी अपभ्रंश साहित्य में जानकारी को और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।